जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं मयूर मोगरे और मेरे साथ है मेरे दोस्त मृत्युंजय चौबे। दोस्तों, आज के समय पर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती रहती है और इसे काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के समय पर ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये आम जनता को ही नहीं, लेकिन हाल ही में जो न्यूज आई है हमारे सोल्जर्स को भी अफेक्ट कर रही थी। इसीलिए इसे काउंटर करने के लिए जो एक मुहिम चलाई गई है, हमारे 5 जन्य के एडिटर इन चीफ जो हमारे हितेश शंकर जी हैं उनके द्वारा, तो उन्हें हम बुलाते हैं आज के पॉडकास्ट में। स्वागत है सर, नमस्कार। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि हमारे आर्मी सोल्जर्स को भी अफेक्ट की है, जैसा अभी न्यूज़ आई थी कि आर्मी सोल्जर के द्वारा कहा गया था, जो हमारे चीफ है उनके द्वारा कहा गया था कि 15% के आसपास जो मिस इन्फॉर्मेशन है उनका समय 15% के आसपास उसे ही डिबंक करने के लिए चला गया। और काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन इसमें भी स्प्रेड हो रही थी अपोजिशन के द्वारा कि जो मोदी जी है उन्होंने यूएसए के सामने झुक गए, जिसके बाद हमने देखा है कि कई सारे ट्विटर्स पर जो इंदिरा गांधी जी है उनकी भी तस्वीरें चलाई गई थी। तो ऐसे समय पर आपका इस पर क्या कहना है कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी स्प्रेड की जा रही है, जहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, मतलब यहाँ पर सबको इकट्ठा आना चाहिए था, वहाँ पर भी हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, इसके दो हिस्से होते हैं अगर जब हम इस मुद्दे की चर्चा करते हैं। एक तो ये इस घटनाक्रम के दौरान सूचनाओं ने कैसे क्षति पहुंचाने का काम किया, और दूसरा ये है कि एक समग्र रूप में मिस इन्फॉर्मेशन कैसे काम करती है। तो पहले तो अगर हम इस खास घटनाक्रम की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जिस समय आया और रात को 1:37 के आसपास जिस समय लोग सो रहे थे, तब एक इरप्शन की खबर धीरे धीरे हम लोगों के पास आई कि चीज़ें बढ़ रही हैं, एस्केलेट हो रही हैं। हमारी टीम ने सोशल मीडिया पर ही ऑथेंटिक जानकारी के लिए रात को 1:30 बजे से ही वो सक्रिय हो गए। हमने उनके लिए कुछ गाइडलाइंस उस समय पर बनाए, क्योंकि ये पांचेजन ने महसूस कर रहा था कि ये शायद गड़बड़ी के लिए, क्योंकि जब उत्तेजना का माहौल रहता है, किसी चीज़ का खबर का कंजम्पशन ज़्यादा होने लगता है, तभी ऐसे लोग भी जिनके निहित स्वार्थ हैं या चीज़ों को खास तरफ मोड़ना चाहते हैं, वो भी उतने ही सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत कंजम्पशन एकदम से खबरों का बढ़ जाता है। रात को 3 बजे हमारे जो संवाददाता थे, जो एडिटर्स थे, उन्होंने अपने घर से लाइव किया, जिससे कि ऑथेंटिक चीज़ें मिलें। और हमने 2-3 चीज़ें उस समय फिक्स की। एक कि उत्तेजना में जाकर बहना नहीं है, और अगर गलती होती भी है तो मानना और चीज को तुरंत सुधारना, इसके लिए ओपन रहना। ये नाक का सवाल नहीं है, ये भारत की साख का सवाल है। इसके लिए ओपन रहना कि गलती किसी से भी हो सकती है। आपके पास आपसे मेरे पास खबर आई है और मैंने आप पर भरोसा करके चलाई है, मगर आपकी सूचना भी गलत हो सकती है। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लोगों को बताऊं और उस सूचना को हटाऊं। इतना ओपननेस। दूसरी चीज हमने कही कि इस समय भारत में एक राजनीतिक आक्षेप की बात हम लोगों को नहीं करनी चाहिए एज ए मीडिया हाउस, कि इस समय राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, या इस समय शशि थरूर क्या बोल रहे हैं, ओवैसी क्या बोल रहे हैं। और बाद में हमने देखा कि वो एक राजनीतिक सूझ के तौर पर भी अगले दिन वो कदम सामने आया कि भारत एकजुटता के साथ इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहा था। और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जो बयान आया उसे कांग्रेस पार्टी ने ही कंडेम किया, ये एक अच्छी बात थी। तीसरी चीज जो हमने कही कि अपने सैन्य सूत्रों पर भरोसा करना, और जब तक वो नहीं कहते, जैसे ऑपरेशन सिंदूर लोगों ने कहा खत्म हो गया, खत्म नहीं, वो जारी है। ये बात बताना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप बताते हो कि भारत किस मोर्चे पर कितना सक्रिय है, या पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं हमने उनको कैसी चोट दी। लोग सुनना चाहते हैं, मगर सुनने के साथ ये संतुलन शायद कुछ लोगों को बहुत खटकता है। अब उसके इंसिडेंट के साथ की जो बात है उस पर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक कंफर्मेशन बायस की बात रहती है कि आप जो सोच रहे हैं वो दूसरा भी बोलता है, तो आपको लगता है कि हाँ मेरे हिसाब की बात कर रहा है, तो आप और ये यूथ में बहुत ज्यादा कंफर्मेशन बायस का देखते हैं कि वो किसी चीज को लेकर उसने अपनी राय व्यक्त की है तो अपने जैसी राय को वो बढ़ाने का काम करता है एक सर्कल में। दूसरी चीज होती है, एक इको चैम्बर इफेक्ट होता है कि आप लगातार एक ही तरह की चीज सुनते हैं तो आपको लगता है कि सच वही है।
इन दोनों को आधार बनाकर कुछ लोग जो बाहर बैठते हैं वो ऐसे समय पर मौके का भुनाने का काम करते हैं। ये भी रणनीति है, ये भी लड़ाई है। जैसे मीडिया हाउसेज में आप देखें कि कुछ समय पहले एक न्यूज क्लिक नाम की एक वेबसाइट थी और ईडी के छापे में अनियमितताएं पता चली और पता चला कि 25-23 करोड़ रुपए कुछ एक जो भी राशि रही होगी वो उसमें चीन ने लगा रखी थी। भारत की खबरों में चीन की इतनी रुचि क्यों होनी चाहिए? और चीन के हिसाब की खबरें चल रही हैं तो हमारे यहाँ के कुछ यूट्यूबर्स की उसमें रुचि क्यों होनी चाहिए? और उसके ऊपर सामाजिक सरोकार का लबादा उसको पहनाना, यूथ के बीच में आइकॉन की तरह स्थापित करना, ये काम होता है। तो एक कंफर्मेशन बायस है, इको चैम्बर इफेक्ट है। फिर उसके साथ ध्रुवीकरण और कट्टरता, जो अगला चरण है कि ये इन लोगों में ये खबर हो गई, ये खबर स्प्रेडर बन गए, अब इनको मोबिलाइज करते हुए और इसमें क्या ऐसे तत्व डाले जाएं कि भारत का समाज विभाजित हो, तो एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करने का काम। और इस पर एक MIT की एक रिसर्च है 2018 की कि ध्रुवीकरण और कट्टरता इस तरह की सूचनाओं से ज्यादा फैलती है। एक और मैं बात कह के ये पूरा करूंगा विषय कि ये एक सिस्टमेटिक एक डिजाइन होता है, ये भी लड़ाई है कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, डेमोक्रेसी है, और जो संवैधानिक संस्थाओं में जैसे आपके देश का न्याय तंत्र है, आपका प्रशासनिक तंत्र है, आपकी विधायिका है, जो कार्यपालिका है, इन सब के बारे में भरोसे को भी डेंट पहुंचाने का काम इसके माध्यम से होता है। और ये कार्नेगी मेलन, अमेरिका की अभी हम बात कर रहे थे, उन्हीं की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट कहती है कि सच के मुकाबले झूठ 6 गुना तेजी से फैलता है। 6 गुना तेजी से फैलता है, लोगों को ध्रुवीकृत करता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार का काम भी करता है। तो ये जिनको भारत से दिक्कत है, जिनको यहाँ की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी से दिक्कत है, जिनको यहाँ के यूथ और उसकी एस्पिरेशन से दिक्कत है, वो उन्हें अपनी राजनीति का कच्चा माल बनाने के लिए इस तरह की खबरों पे खेलते हैं। सर, जब भी वार हुआ था और वार के बाद भी पाकिस्तान अग्रेसिवली मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कर रहा था। मुझे लगता है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम पकड़े भी जाएंगे तो कुछ हमको शर्माने की बात है, वो शायद बहुत बार पकड़े गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो ग्लोबल मीडिया हाउसेस है वो भी ये कहकर कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया, ये उनकी भाषा बोल रहे थे कि 6 राफेल गिरा दिए, ये बहुत सारी बातें कही गई। क्या आपको लग नहीं रहा है कि हम कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में हार रहे हैं? नहीं, आप ये कहना गलत है। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में हार रहे हैं कि इसका मतलब होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन क्या हमें भी चलाना चाहिए? नहीं चलाना चाहिए। नहीं, मैं उसकी बात कहता हूँ कि अगर आप तथ्यात्मक तरीके से पूछते हैं और अपने लोगों को, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, आज शेयर बाजार के बारे में बच्चे जानते हैं, आप वो फ्यूचर और ऑप्शन की भी बात करते हुए मिल जाते हैं, टॉप 30 कंपनी की बात कर, आपको देख के लगेगा कि ये बच्चा इतनी बात जानता कैसे है? क्योंकि पिछले कुछ समय में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है। पहले हमारे जो परिवार थे उसमें जो इन्वेस्टमेंट के टूल्स के तौर पर बीमा एक समझ में आता था, एक FD समझ में आती थी, एक खाता समझ में आता था। आज के जो बच्चे हैं वो 4 चीजें अतिरिक्त जानते हैं उसके बारे में। हाँ, तो वो उसके बारे में ज्यादा जानते हैं, अपने पिताजी से ज्यादा जानते हैं। पिताजी को शायद ये बात सुन के अच्छा ना लगे, मगर ये वास्तविकता है कि ये कैसे हुआ? ये हुआ फाइनेंशियल लिटरेसी से। इसी तरह से दुनिया सूचना क्रांति को आजमाने के बाद एक उत्साह था, एक प्रसार था, तकनीकी तौर पर सब लोग सक्षम हुए, मगर उसके साथ ही मीडिया लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये दुनिया की आवश्यकता बन गई। फिनलैंड वगैरह में आप देखेंगे तो इसके लिए वो सबसे अग्रणी देश माने जाते हैं जिन्होंने कैंपेन के तौर पर इसको लिया है। और कुछ वैश्विक संस्थाएं भी हैं जो स्कूलों में मीडिया इंफॉर्मेशन के पाठ्यक्रम को, आवश्यकता को देखते हुए कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में मीडिया इंफॉर्मेशन के बारे में सेंसिटाइज करना, उसकी समझ बढ़ाना बच्चों में, ये आवश्यकता रहेगी। और तीसरा एक आग्रह जो बढ़ रहा है, आपने जो कहा इंफॉर्मेशन के मामले में, कि एक तो सरकारों के स्तर पर, जैसे अपने यहाँ पर ऐसी जो खबरें थी, एक तरफ हम उनके ड्रोन को मार मार के गिरा रहे थे और हमारा PIB फैक्ट चेक उनकी जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, मेल इन्फॉर्मेशन थी, डिस इन्फॉर्मेशन थी, तीनों को बस्ट करके वो भी गिरा रहा था। जो तीनों चीजें जो मैंने बताई, तीनों में अंतर है। रीच कम है,
नहीं, मैं बता रहा हूं उसका कि ये 3 तरह की चीजें कैसे हुई। एक है कि चूक किसी से भी हो सकती है, जैसे हम बात कर रहे थे, तो मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एक बार चीज को आधा बता देना वो डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकती है। मगर किसी खास एजेंडे के हिसाब से खबर को ट्विस्ट करके, ट्वीक करके, तैयार करके, ये मैल इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें उसके पीछे इंटेंशन ही खराब है। तो इन तीनों तरह की लड़ाई सूचना जगत में भी चल रही थी। और जो आपने बताया कि पीआईबी की रीच कम है, मगर पहले दिन के बाद जो सूचना प्रसारण मंत्रालय से, अलग अलग मीडिया हाउसेस से बात हो रही थी, उसमें वेरीफाइड सोर्सेज के बारे में बात करना और पीआईबी का वो फैक्ट चेकिंग को देखना, कोट करना, उससे उसका स्प्रेड काफी बढ़ गया था। पहले दिन नहीं था, मगर अगले दिन वो चीजें ठीक हो गई थी। और ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि पाकिस्तान इस मामले में आगे निकला, क्योंकि पाकिस्तान के रेडियो चैनल्स, मैंने सबसे पहले कि रेडियो पे एकदम से ध्यान नहीं जाता, मगर मैं पाकिस्तान के रेडियो चैनल्स देख रहा था। पाकिस्तान को 1.5 दिन तक तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुरान की आयतों के पाठ चल रहे थे, फिर बाद में वो वतन परस्ती के नगमे चलने शुरू हुए, और जब हमले यहाँ से ज्यादा हुए तो वो डिस्को और रैप टाइप के गाने चलाने लगे कि लोगों को पता ना चले। जिससे ऐसे सूचना रुकती नहीं है। ये जो न्यूज रूम की बौखलाहट है, जो ब्रॉडकास्टर्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उन लोगों को सूझ समझ कुछ नहीं आ रहा। ये उसका मुजाहिरा जो है पाकिस्तान के रेडियो चैनल्स पर उस समय दिखाई दे रहा था। देश पर बम पड़ रहे हैं और आपने डिस्को के गाने चला रखे हैं। ये मैं अलग अलग रेडियो स्टेशन को देख रहा था, और आपको पता है कि ये आतंकवाद के खिलाफ है, और आपने उसमें मजहब का तड़का और लगा दिया, क्योंकि आप उस समय कुरान की आयतों को रख रहे हैं। उनके तो ऑपरेशन का ही जो नाम उन्होंने रखा, बनियान उल मरसूम जो नाम रखा उन्होंने, वो भी आपने कुरान से लेकर रख दिया। तो जनता को बता रहे हैं कि नहीं, ये टेरर के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हम जिहादियों के साथ खड़े हैं। जाके खड़े हो गए, पोस्टर बॉय बन गए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो अपनी भद्द पिटवाने में कोई कसर नहीं रखी। ये हो सकता है कि इन चीजों को उभारने में उस समय पर भारतीय मीडिया थोड़ा पीछे दिखा हो, मगर हम ज्यादा संतुलित चले। और ये जो पोस्टर्स हैं, ये जो कालिक है, उनके माथे पर, उनके घरों के आगे ये पोस्टर स्थायी तौर पर लग गए। बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे कि आप लोगों को कैसे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, कैसे एक्सेस होता है पाकिस्तान रेडियो का? आजकल तो बहुत सरल है। आप सभी को मैं बताता हूँ, अगर ये देखना है तो जिस समय सूचना के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकता है आपकी एक्सेस ना हो, मगर आपके बच्चे की एक्सेस हो वहां तक। कि आप रेडियो गार्डन के नाम से एक ऐप है, आप रेडियो गार्डन ऐप में जाकर आप चकलाला के पास का कोई रेडियो स्टेशन लगा दीजिए, आप इस्लामाबाद लगा दीजिए, आप फैसलाबाद लगा दीजिए, आप अफगानिस्तान से लगते हुए बॉर्डर्स को देख लीजिए, आपको सारे रेडियो आपके स्टेशन मिल जाएंगे। उन्होंने अपने यूट्यूब के लाइव और बाकी सब चीजें रोक दी थी, कुछ जगह लाइव लूप लगा दिया था, मगर उससे पता चलता है कि एक तरफ बड़ा प्रेशर है, दूसरी तरफ आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। जब वार खत्म हुआ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं वार जीत गए। उसके पहले प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं, ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने वार रुकवा दिया, पॉज करा दिया, सीज फायर करा दिया। हम लोग कहाँ पीछे रह गए सर? क्योंकि जो चीज़ हमको अनाउंस करना था वो अमेरिका कर रहा है, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान ले गया। उसने कहा कि अमेरिका ने इंडिया पर प्रेशर डाला है, और इंडिया आकर हमसे गिड़गिड़ाया है और कह रहा है कि वार रुकवा दीजिए, इसलिए हम वार जीत गए। ये इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन पूरे ग्लोबली फैलाना, हम लोग कहाँ पीछे रह गए? नहीं, हम पीछे नहीं रह गए, मैं नहीं मानता। वो अमेरिका उल्टा ज़्यादा तेजी के चलने के चक्कर में 2 कदम के बाद लड़खड़ा गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे बाद में उनकी अदालतों में कुछ मामले थे जिसमें सरकारों वो इसका क्रेडिट अपने राजनीतिक हिसाब से अपनी अदालतों में भुनाना चाहते थे, और जब पता चला कि उनका रोल नहीं है तो वो लड़खड़ाहट स्वाभाविक है। वो एक ट्रेड लीडर के तौर पर, पीस लीडर के तौर पर अपनी छवि बनाना चाहते थे, मगर जिसका सौदा ही नहीं है, जिसका मसौदा ही नहीं है, उसका लेना देना क्या? तू कौन, मैं खामखा। इसी बात में आपको जानकारी मिल जाए और आप उसकी मुनादी करने लगे, आपके पास बाकी कुछ तो नहीं है। और असल चीज ये है कि अगर आप उस दिन का डीजीएमओ का पाकिस्तान का टाइमलाइन देखिए, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले भारत को कांटेक्ट किया है, और वो कांटेक्ट करने का टाइम डिफाइंड है। इसकी जानकारी मिलने पर ट्वीट कर देना, वो तो अगर आप कर देते कि मैं अभी थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहा हूँ और वो करेंगे सब कुछ,
तो आप डोनाल्ड ट्रंप से बड़े हीरो बन जाते। बात तो यहाँ पर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच में चल रही थी। आप बोल दो कि मैं अभी बोलता हूँ व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप जरा इसमें इंटरवीन करें, हम इंदौर से ये सारी चीजें करें। तो ये इसी तरह की बात है जो लोग देखते हैं, क्योंकि डीजीएमओ की टाइमलाइन बता रही है कि जो अपने आप को हाईटेक बता रहे थे वो घुटने टेक थे और घुटने टेक चुके थे भारत के सामने। उसके बाद भारत ने अपनी बात भी रख दी थी कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे और हम आतंकवाद और युद्ध में अंतर नहीं रखेंगे, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब उन्होंने ये बोल दिया और आपके न्यूज चैनल्स पर टिकर में ये बात आ गई, तो अमेरिका को पता चला कि नहीं कुछ बड़ा होने वाला है, इसका क्रेडिट कैसे लेते हैं। तो वो क्रेडिट लेने के लिए आंगन में जाके ढोल पहले बजाने लगे। मगर भारत के पास सारे इसके तथ्य हैं, क्योंकि जिसने करना है वो भारत ने ही करना है और भारत ने उसके बाद भी कितने उकसावे पर कार्रवाई करनी है, कितने पर बर्दाश्त नहीं करना है। सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान कहता है, उसके अगर ऐसा ही था तो डोनाल्ड ट्रंप को पानी भी छुड़वा देना चाहिए था, है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि साग का पानी उतर गया, क्योंकि आप बाकी सारी चीजों में क्रेडिट लेने के लिए आप आगे आए, मगर भारत तो अपनी शर्तों पर दिखाई दे रहा है। भारत की टाइमलाइन सामने, भारत ने उन्हें जो चोट पहुंचाई, वो जनाजे की नमाजें, वो फातिहा पढ़ते हुए लोग, उसमें सेना और आतंकियों का साथ साथ दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाना, ये भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक वैश्विक आकार भी दे दिया है और उसका नेतृत्व करते हुए भी दिखाई दे। सर, जैसे अभी हमने फैक्ट चेक की बात की थी, पीआईबी फैक्ट चेक की बात की थी, तो ऐसे समय पर जहां पर इतना क्रिटिकल सिचुएशन भी आता है, लेकिन ट्विटर पे अगर हम देखें तो पीआईबी फैक्ट चेक ने भी फैक्ट चेक किए थे और बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने फैक्ट चेक किया था सही तरीके से। लेकिन जो पूरा क्रेडिट है खासकर लेफ्ट इकोसिस्टम के द्वारा एक ही फैक्ट चेकर को दे दिया जाता है। तो ये किस तरीके की रणनीति है कि जहां पर एक को ही पूरा एक तरीके का मसीहा बना दिया जाता है, जो खुद काफी बार गलत साबित हुआ है। देखिए, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि वो पूरा इकोसिस्टम तो नोबेल पुरस्कार भी दिलाने चला था, उन्हें ये नहीं पता था कि नॉमिनेशन पब्लिक नहीं होते हैं, है ना। तो वो भी डिसइंफॉर्मेशन की मशाल लेकर चलने वाले लोग हैं जो सत्य के पुरोधा बनते हैं, जिनकी न्यूज और इंफॉर्मेशन ही फॉल्टी है। वो लोग इसके चैंपियन बन के जब आगे आते हैं तो समाज को ज्यादा सतर्कता रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भेड़ के वेश में भेड़िया तो नहीं आ रहा, ये देखने की, ये चौकसी का काम आपका भी उतना ही है, आपका, हम पूरे समाज का उतना ही है। ऐसे एक फैक्ट चेकर को पांचजन्य ने उसके 36 झूठ समाज के सामने रखे। 36 झूठ आंकड़ा और ज्यादा बड़ा बन जाएगा, मगर 36 हम खास तौर पर इसलिए कि जिनका सच से 36 का आंकड़ा है, जो झूठ के सौदागर हैं, वो ये नाव खेने के लिए चप्पू उन्होंने ही ले रखे हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए उनके चप्पू बाहर सारे में चप्पू चला रहे हैं। तो वास्तव में ऐसे झूठे लोग इंफॉर्मेशन की लिटरेसी के लिए ज्यादा खतरनाक हैं, और एकेडमिक्स में और मीडिया घरानों में भी जो फैक्ट चेकर्स का फैक्ट चेक, ये एक बात खास तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में सिलेक्टिव एक्टिविज्म चल जाता है, मगर इंफॉर्मेशन में तो इंफॉर्मेशन सही आनी चाहिए। अखबार में जो आदमी आवाज लगाता था कि आज की ताजा खबर, तो वो खबर बताता था। आज आदमी अपने नोटिफिकेशन बंद करता है क्योंकि सूचनाएं बहुत हो गई हैं। इसलिए ऐसे में वो आदमी की वॉइस प्रमाणित करने की जिद कि आज की ताजा खबर कौन बताएगा, तो जिस इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये काम जो है आज की ताजा खबर ये बताने का हम रखेंगे। मगर ताजा खबर के नाम पर उनके पास शगुफे होते हैं, उनके पास झूठ होते हैं, उनके पास सनसनी होती है, मगर और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनकी नीयत थोड़ी खराब है। नीयत राजनीति से प्रेरित है, उसमें मीडिया के लिए कुछ हो, समाज के लिए कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर, अभी जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो इसलिए वीर सावरकर जी के बारे में भी आज के समय पर इतनी ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है, और खासकर अगर हम देखते हैं तो अब डेरोगेटरी रिमार्क्स भी आने लगे हैं। और इनके अगर हम देखें तो खास 4 डिसइंफॉर्मेशन जो स्प्रेड करते हैं, उसमें एक मर्सी पिटीशन को लेकर है कि उन्होंने मर्सी पिटीशन बार बार दाखिल की थी। देन उसके बाद हुआ कि जब वो बाहर आए काला पानी की सजा से, तो उसके बाद उन्होंने हिंदुत्व, ये कंप्लीटली हिंदुत्व की तरफ चले गए और वो कम्युनल हो गए, ये उनके द्वारा कहा जाता है। देन उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जब आया 1942 में, तो उस समय पर उन्होंने गांधी जी का साथ ना देते हुए उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ये अक्सर कहा जाता है। और इन दी एंड जो नथुराम गोडसे है, वो उनकी विचारधारा को लेकर उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। पहली बार में ये चारों चीजें समाज पर
इसी तरह से दिखाई गई हैं। मगर मैं एक प्रश्न करता हूं कि कोई माफी मांगता है तो माफी कैसी होती है? जो कहता है कि सावरकर ने माफी मांगी, उनसे बोलो कि वो कागज ले आओ जरा सामने। मगर ये देखो कि कागज लाने की बात बोलोगे ना तो ये वही लोग निकलेंगे कि कागज नहीं दिखाएंगे। वो माफी निकलवा के देखो, उस माफी में कहीं अपने किए पर पश्चाताप है? नहीं है। उस माफी में कोई राज उगल देने की बात है? वो नहीं है। उस माफी में अपने साथियों के नाम उजागर करके उनके भी नाम में लेता हूं ऐसा है? वो नहीं है। उस माफी में अपने हित की बात है? वो भी नहीं है। अगर ये चारों चीजें नहीं होती तो ऐसा लेटर माफी का पत्र होता है क्या? मैं एक बात मानता हूं कि ये रणनीतिक सूझ के साथ अंग्रेजों को आश्वस्ति जगाने के लिए दिए हुए टैक्टिकल लेटर्स थे, क्योंकि उनके उन पत्रों को आप पढ़ेंगे तो उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर एक बात आएगी कि अगर भारत को रचनात्मक प्रगति का मौका मेरे देश को मिलता है तो मतलब कंडीशन है उसकी, तो मैं और मेरे साथी शांतिपूर्ण तरीके से योगदान देने को तैयार हैं। दूसरा, जो प्रवासी क्रांतिकारी हैं उनके लिए भी क्षमादान की बात हो तो मेरा नाम चाहे इस सूची में से हटा दो। तीसरा, यहां और जो लोग हैं उनके लिए भी आप राजी हो तो उनका नाम पहले, मेरा नाम बाद में, और मेरा नाम हटा दो, मेरा नाम हटाते हुए। तो ये माफी है कि शर्तों से लदे हुए क्या माफी पत्र होते हैं? इतनी शर्तें माफी मांगने वाला मांगता है क्या? वो सावरकर का मेटल अलग है। वो क्रांतिकारियों को गढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ऐसे हम सिर्फ भगत सिंह को बताएंगे आप, और वो लोग ये नहीं बताएंगे कि भगत सिंह की प्रेरणा भी सावरकर है। सावरकर की जो पुस्तक है उसके लिए रिवॉल्यूशनरी पार्टी के लोग लिखते हैं कि नहीं, हमारा तो धर्म ग्रंथ यही पुस्तक है। उसको ट्रांसलेट करने का काम करते हैं भगत सिंह और राजगुरु। ये बातें ना बताना, तो ये तो एक पहली माफी की बात है। दूसरा, गांधी जी के साथ, गांधी जी को एक अलग फ्रेम से देखना, इनको अलग फ्रेम से देखना, बाबा साहब अम्बेडकर को अलग फ्रेम से देखना। ये लोग भूल जाते हैं कि भारत में फॉल्ट लाइंस क्रिएट करना आपकी मंशा हो सकती है, मगर एक बात पक्की है कि महापुरुष जो होते हैं वो तेरे और मेरे नहीं होते। वो एक राजनीतिक दल के नहीं होते, उनकी कोई जाति नहीं होती, वो पूरे समाज के होते हैं। बाबा साहब जब आप बोलते हो तो बाबा एक शब्द बहुत बड़ा है। बाबा जो है वो पूरे कुटुंब का होता है, वो चाचा या ताऊ का नहीं होता। पोता बताएगा कि तुम हो या तुम गलत हो, मैं बाबा से जाके बोल दूंगा। तो बाबा थोड़ा गुस्सैल भी होता है, बाबा थोड़ा झगड़ालू भी हो सकता है, मगर बाबा अंततः कुटुंब का हित देखता है। तो बाबा साहब का जो फ्रेम है आपको दिखाई देगा कि सावरकर का भी वैसे ही फ्रेम है। जो पाकिस्तान के बारे में जो गलत फहमियां हैं उनकी धूल झाड़ने का काम दोनों उस समय पर कर रहे थे। और जिनको लगता है कि सावरकर ज्यादा नरम थे, गांधी जी भी अपनी चिट्ठियों के अंत में आपका वफादार सेवक मोहनदास करमचंद गांधी ये लिखते थे। तो क्या इससे हम गांधी जी पर शक करने लगे? हम ना सावरकर पर शक करते हैं ना गांधी जी पर शक करते हैं। और गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, सावरकर कहते थे कि युक्त ढंग से हमें सब चीजें इस्तेमाल करनी है। मगर दोनों ने ही उस युद्ध में अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए कहा कि भारतीयों को भर्ती होना चाहिए, हिंदुओं को भर्ती होना चाहिए। क्यों कहा? गांधी जी कहते थे कि जब हम इनका सहयोग करेंगे तो ये हमारे उद्देश्य में शायद हमें सहयोग करेंगे। इस सदाशयता को जगाने के लिए गांधी जी कहते थे। और सावरकर क्या कहते थे कि अगर ये नहीं माने तो उससे पहले हमारे लोगों को ट्रेन करना चाहिए। उन्हें बंदूक का घोड़ा कैसे दबाना है, निशाना कैसे लगाना है, उसकी ट्रेनिंग इन्हीं से दिलवाने का काम करते हैं। दोनों का उद्देश्य क्या था? दोनों का उद्देश्य भारत था। आज जो लोग हमारे महापुरुषों को लड़ाने का काम करते हैं उनका लक्ष्य भारत नहीं है, भारत में फॉल्ट लाइंस क्रिएट करना उनका लक्ष्य है। और एक जो आपने नाथूराम गोडसे की बात की, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। इस देश में जब तिरंगे को राष्ट्रध्वज अंगीकृत किया गया तो जो सावरकर सदन उनका घर था, सावरकर सदन पर 2 झंडे लगे, तिरंगा भी लगा और भगवा भी लगा। जो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है वो भगवा भी लगा हुआ है, और हमने अपने देश का जो झंडा बनाया वो भी गर्व से लहरा रहा है। सावरकर के घर पे ये झंडे लगे हुए हैं। और जो लोग कहते हैं कि नाथूराम तो इन्हीं का चेला था, उसी नाथूराम ने सावरकर की आलोचना करते हुए चिट्ठी लिखी है। तो वो तो अपने गुरु का भी नहीं हुआ उस समय, ये वाली बात क्यों नहीं बोलते? सर,
जो लोग ये कहते हैं कि वीर सावरकर का वो फॉलोअर थे नथुराम गोडसे, वो भूल जाते हैं कि मजहब के नाम पे ये लोग मना करते हैं कि मजहब के नाम पर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, भले से कोई टेररिज्म कर रहा है, आतंकवाद कर रहा है। तो एक तरफ से यहाँ पे डीलिंग किया जाता है, दूसरी तरफ से वो लोग लिंक करते हैं वीर सावरकर के केस में। इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, उन्हें वास्तव में इस दिशा में काम करने की जरूरत है। और जब आतंकी पकड़े जाएं तो उसकी नमाज जनाजा नहीं होनी चाहिए, उसे दफनाने की जगह नहीं होनी चाहिए, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होना चाहिए, कोई कहीं का भी हो। उन्हें तो डीजल डाल के वहीं पे फूंक देने का काम ज्यादा सही है, उसमें आपको दर्द भी नहीं होना चाहिए। हाँ। नहीं तो ये होगा कि आतंकी का होता हो या ना होता हो, मगर उसके पैरोकारों का एक मजहब होता है, ये ठप्पा लगेगा। इस ठप्पे से अगर आप अलग रखेंगे तो सिविल सोसाइटी में आपकी बात सुनी जाएगी, वरना बात उन साइटेशंस तक जाएगी जो इस चीज को प्रोवोक करते हैं। अगर जिन लोगों ने गलत रास्ता पकड़ा है और आपकी डेफिनेशन अलग है, तो उन लोगों से बिल्कुल अलग दिखना भी पड़ेगा, मातृभूमि के प्रति आपको जुड़ाव भी रखना पड़ेगा। और मानवाधिकार क्या होते हैं और दानवाधिकार क्या होते हैं, दोनों के बीच में आप मानवों के साथ खड़े हुए हैं या दानवों के साथ खड़े हुए हैं, वो बताएगा कि आप सिविल सोसाइटी के हिस्सा हैं या फिर किसी के स्लीपर सेल के तौर पर काम नहीं कर रहे, उनकी सहानुभूति के तौर पर काम नहीं कर रहे, उनके ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम नहीं कर रहे। इसलिए ये जरूरत है कि सिविल सोसाइटी बड़ी बारीकी से चीजें देख रही है। ये सोशल मीडिया का दौर है, 100 करोड़ का चैनल नहीं चाहिए, 4000 का मोबाइल सच बता देता है। वो उरी में कौन लोग किसके साथ खड़े हुए थे, बुरहान वानी के साथ कौन लोग जा रहे थे, और बाकी लोग किस चीज पर आप हंसते हैं और किस चीज पर आप रोते हैं, ये बता देगा कि आप कट्टर हैं या आप सिविल सोसाइटी के साथ हैं। जब भी हम जाते हैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, यूथ से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है, जो कि लेफ्ट लॉबी के द्वारा ये बिल्डअप किया गया है कि हमारे पास पुलिस है, हमारे पास आर्मी है, इसमें फिर बजरंग दल, आरएसएस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की क्या जरूरत है? इनको कैसे जवाब दिया जा सकता है? देखिए, ये अगर आपके पास बजरंग दल के पास पिस्तौल होती हो ऐसा नहीं है, और बाकी जो संगठन है, अगर आपके पास ये ना होता, जो लोग बोलते हैं उन्हें शायद खास तरीके से कुछ चीजों को देखने की आदत पड़ गई है। दिल्ली में मैं कहता हूँ कि कोविड के समय अगर आरएसएस नहीं होता तो कैसा होता। उस रात को जब दिल्ली सरकार मुनादी करवा रही थी बस्ती में, केजरीवाल सरकार थी कि सब लोग अपने घर लौट जाइए, कोरोना फैलने वाला, इस तरीके का खुली मुनादी चल रही थी, बैटरी रिक्शास पर बैठ के लोग अनाउंस कर रहे थे। उस समय पर आनंद विहार बस स्टेशन पर रात में 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों के फूड पैकेट्स उन्हें सही गाड़ी में बिठाना, ये सब काम कौन कर रहा था? यही सारे लोग थे जिनको आप ब्लेम करते समय सोचते नहीं हो। ये वो लोग हैं जिनमें सोशल कॉन्शियसनेस और ये हार्मनी का भाव बाकियों से ज्यादा है। ये यूनिफायर हैं और कल्चरल समझ रखते हैं। तो जो बेहतर समझ रखता है वो डिसइंफॉर्मेशन वाले लोगों को उनसे डर लगता है कि अगर इनका काम हुआ, ये देश एक रहा, तो फिर फॉल्ट लाइन क्रिएट नहीं होंगी, फॉल्ट लाइन क्रिएट नहीं होंगी तो राजनीति की रोटी कैसे चढ़ेगी। ये वो लोग हैं कि एक तरफ सिंदूर है, दूसरी तरफ इन्हें अपना तंदूर गर्म रखने की आदत पड़ी हुई है। ये राजनीति का तंदूर दूसरी तरफ है। सर, जैसे होता है कि एक डेमोक्रेटिक अगर सिस्टम है हमारे यहाँ पर, तो अपोजिशन का स्ट्रांग रहना भी जरूरी है। और अपोजिशन के जो मुद्दे होते हैं वो बेसिकली कहा जाता है जो जनता है उनके मुद्दे सरकार की तरफ उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज के समय पर जो अपोजिशन है उनकी हालत इतनी खास नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 10 साल अगर कोई गवर्नमेंट काम करती है उसके बाद बहुत इजी होता है एक नैरेटिव बिल्डअप करना, और नैरेटिव बिल्डअप किया भी गया लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके बावजूद ये जो इलेक्शन का रिजल्ट रहा है वो उस तरीके का नहीं रहा है जिस तरीके का अपोजिशन चाह रहा था। तो ऐसे समय पर आपको क्या लगता है कहाँ अपोजिशन लैग कर रहा है? देखिए, ऐसा है, आपने बहुत अच्छा, मैं उसका वैसा ही यूथ के हिसाब से आपको बताता हूँ। बॉक्सिंग देखते हैं, है ना, उसमें एक सुपर हैवी वेट होता है, फिर हैवी वेट होता है, लाइट वेट होता है, बेंटम वेट होता है, पेपर वेट भी होता है ना। आप वो बोलें कि फाइट के लिए दोनों कंटेंडर जरूरी हैं, मगर हैवी वेट के सामने अगर आप पेपर वेट खड़ा करेंगे तो कैसे चलेगा? तो उस पेपर वेट को प्रोटीन खिलाने की जिम्मेदारी हैवी वेट की तो नहीं है। तो अगर आप बीजेपी को देखते हैं, सदन में मजबूत है,
तो बाकी पार्टियों को मजबूत करने का काम ये बीजेपी का है या उन पार्टियों का है? उनके पास अगर लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप क्राइसिस है, तो जिस पार्टी के पास फर्स्ट लाइन भी है, सेकंड लाइन भी है, नीचे भी है, पन्ने तक उनके शक्ति केंद्र बने हुए हैं, प्रमुख बने हुए हैं, उन्होंने तो अपनी लीडरशिप डिफाइन कर रखी है। तो अगर दूसरे के घर में क्लेश है तो उसके घर को सुधारना ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, पहली बात। दूसरी बात आपने जो बोली कि अगर ये फाइट हो रही है, अब सारे मिलके एक साथ बॉक्सिंग करने आ रहे हैं, फिर भी हैवी वेट ने लिटा दिया सबको, तो ये एंड रिजल्ट तो वही दिखाई दे रहा है ना जिसका हाथ ऊपर है, बाकी सारे तो धूल चाट गए। अब धूल चाटने वाले बता रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा पंच लगाया था, हमने ये कटर मारा था, हमने लेफ्ट कटर मारा था। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट तो वही बता रहे हैं ना कि हाथ किसका ऊपर है, और जो हाथ दिखा रहे थे उनका हाथ नीचे है। तो डेमोक्रेसी इन्हीं वाइब्रेंसी और इन्हीं डाइवर्स पिक्चर्स के साथ ही, इन्हीं डाइवर्स सिनेरियोज के साथ चलती है। कोई एक पार्टी कभी आगे दिखाई देती है, मजबूत दिखाई देती है, मगर किसी के आगे दिखने में, मजबूत दिखने के पीछे सरकारें आती और जाती हैं। सरोकार कितने हैं, सोसाइटी की बात कितनी है, सोसाइटी को बांट के जीतना है या सबका भरोसा जीत के आपको आगे बढ़ना है, ये डिफाइन करता है अंतर कि आपकी पॉलिटिक्स कितने कैरेट की है। अगर 24 कैरेट की पॉलिटिक्स करनी है तो वो शायद परिवारवाद की राजनीति को वो हजम ना हो। जैसे शुद्ध देसी घी अच्छा होता है, मगर जिसका डाइजेशन खराब होता है, जिसका अपना शरीर खराब होता है, उसको हजम नहीं होता। उसमें देसी घी की खराबी नहीं है, उसमें दूसरे के जो टेकर है। हाँ, तो परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, भाषा पर टिकी हुई राजनीति, कोटरी पर टिकी हुई राजनीति, उन्हें लोकतंत्र का ये सच्चा घी हजम नहीं होता, उनका पेट खराब हो जाता है उससे। जब पेट खराब हो जाता है तो छटपटाट में सब मिलके लड़ते हैं, और मिलके लड़ते हैं तो फिर भी रिजल्ट जो आता है वो बताता है कि ये जो पड़े हुए हैं इन सबका पेट खराब था। एक पंचजन पे सवाल है कि जो फेक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, जो डिसइन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, उसको निपटने के लिए पंचजन ने क्या करी है। दूसरी सवाल ये कि हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे आमतौर पे जो लेफ्ट लीनिंग मैगजीन्स है वो दिखाई देती है, लेकिन पंचजन अभी भी दिखाई नहीं देती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पेनिट्रेशन ज़्यादा करने की आवश्यकता है। उसके दो हिस्से हैं, एक तो जो आपने दिखने की बात कही, एक दिखने की बात होती है, एक सहेजने की बात होती है कि दिखते तो हैं मगर क्या बिकते हैं। हम कह सकते हैं कि आज हम जिस जगह पर हैं, हमारे लोग खरीद के पढ़ते हैं, हम फ्री नहीं देते। और किसी स्टॉल से ऐसा भी नहीं है कि बिना बिकी हुई कॉपी हम ले लेते हो। बाकी बहुत सारे लोग दिखने के चक्कर में रखते भी हैं और पूरी कॉपी वापस भी ले जाते हैं। वो सब चक्कर हम नहीं पढ़ते उसमें। हमारी एक लॉयल रीडरशिप भी है और उन घरों में। और आपको ये बताऊं कि बाकी मैगजीन्स रद्दी में चली जाती होंगी, पांचजन्य लोग रद्दी में नहीं देते, उसे आगे दूसरे को पढ़ने के लिए दे देते हैं, या घरों में लाइब्रेरीज बनी हुई है। मैं पूरे देश में जाता हूँ तो लोगों ने अपने घर का एक कमरा ही पांचजन्य को दे रखा है। ऐसे बहुत सारे घर हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात कि इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चलते हैं या फैक्ट से जो गड़बड़ी का चलता है, उसमें पांचजन्य कैसे काम करता है। पांचजन्य ने एक मन बनाया कि एक तो अपनी टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको टूल्स की ट्रेनिंग देना, उसके बारे में बताना, सेंसिटाइज करना। क्योंकि समाचार जगत में ये बहुत संभावना है कि आपसे चूक हो सकती है, मगर गलत होना और लत होना दोनों अलग अलग है ना। गलत की अगर आपको लत लगी है तो आपका मंशा खराब है। पांचजन्य ने उसके खिलाफ अपनी टीम को तैयार किया। दूसरा, इस देश में मीडिया दूसरे मीडिया का नाम नहीं लेता आमतौर पर, मगर पांचजन्य में एक कॉलम आपने देखा होगा हमारे पिछले अंकों में, नारद के नाम से हम एक कॉलम था। अलग अलग मीडिया हाउस के न्यूज रूम्स में क्या चल रहा है, कहां पर क्या गड़बड़ हुई, हमने नाम लेकर छापने का काम किया। और नाम लेकर छापते हैं। ये आपके अंडर ही हुआ? हाँ बिल्कुल। ये नारद जो कॉलम है, और उसके लिए हमें पूरे मीडिया से खबर आती थी और हम उसके लिए कोई भुगतान भी नहीं देते थे। फिर एक काम हमने और किया कि करीब 15 ऐसी खबर, 10 साल पहले की एक बात बता दूं कि हमने ऐसी 15 खबर जो झूठी थी मूलतः, मगर खास उद्देश्य से या तो प्राइम टाइम में या अखबारों में फ्रंट पेज पर अच्छे से चमका के बेची गई,
उन सब खबरों की कलई खोलने का काम हमने IIMC के बच्चों को साथ लेकर 15 खबरों के लिए 15 बच्चों ने पोस्टमार्टम किया, बिना इस डर के कि कितना बड़ा अखबार है, कितना बड़ा संपादक है, कितना बड़ा पत्रकार है, नाम के साथ खुलासा किया। यानी कि पत्रकारों की आने वाली नई पीढ़ी को साहस से भरने का, वास्तविक जर्नलिज्म ऑफ करेज क्या है उसके लिए तैयार करने का काम पांचजन्य ने उनको किया। कुछ लोगों को पत्रकारिता के बड़े पुरस्कार दिए गए, गीता प्रेस को दाग लगाने की कोशिश की गई। उस खबर का खुलासा भी पांचजन्य ने किया, जिन्होंने कहा कि गीता प्रेस के बनने से हिंदू समाज में कट्टरता आई, और ये वो लोग हैं जिन्होंने गांधी को श्रद्धांजलि भी नहीं दी। ऐसी एक रिसर्च हुई, उसके बाद एक किताब लाई गई, किताब में लेखक को पुरस्कृत किया गया, देश में बड़े मंच पर बुलाया गया, खुद प्रधानमंत्री को बुलाया गया, और फिर हम प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उसका प्रधानमंत्री का अपमान करते हुए उस प्रोपेगेंडा वाली किताब को उसको स्टेज पर रखना और पुरस्कार लेने के लिए आगे नहीं आना, ये सब काम उसके लिए किया गया। पांचजन्य ने उसकी जब पड़ताल की तो पता चला, हमने जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे कि कल्याण की बात थी कि कल्याण में गांधी जी की ओबिचुअरी नहीं छपी। हमने पूछा कि भाई गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। कल्याण की फ्रीक्वेंसी क्या है छपने की? वो डेली न्यूज़पेपर तो है नहीं, वो साप्ताहिक भी नहीं, वो मासिक है। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, प्रेस में जाने का, प्रेस का जो है उससे 30 तारीख पड़ती है उससे। तो जब हमने ये पूछा, मैंने कहा कि आज का अगर आप इंडिया टुडे ले ले लेटेस्ट, उसमें 10 दिन आगे की डेट पड़ी रहती है, जबकि थॉमसन प्रेस तो लेटेस्ट है। तो आज के समय में जब तकनीक ऐसी है, 1948 में प्रेस कितने दिन एडवांस डेट डालती होगी, और कल्याण कोई ताजा समाचारों की पत्रिका नहीं है, आध्यात्मिक वो है, उस पर ये बर्डन भी नहीं है। तो वो तो छप चुका था और वितरित होने के लिए जा रहा था। फिर हमने पूछा कि आप क्या चाह रहे थे, कि क्या कल्याण को महात्मा गांधी की हत्या की क्या भविष्यवाणी छापनी चाहिए थी, क्योंकि तब तक तो वो छप चुका था। फिर हम गोरखपुर गए, गोरखपुर जाके जब हमने पूछा उनसे, उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो हुआ था, वो डिस्पैच के लिए ज्यादातर कॉपी चली गई थी, मगर फिर भी जो कॉपी रह गई उसके लिए हमने ले ही बनाई 3 पेज की श्रद्धांजलि, हमने गांधी जी की अलग से छापी। हम वो प्रति लेकर आए और लोगों को बताया कि आपकी गीता प्रेस को कैसे कलंकित करने का काम हो रहा है, आपके कल्याण को कलंकित करने का काम हो रहा है, और इसको पत्रकारिता बताते हुए उसको पुरस्कार देने का काम हो रहा है, और पुरस्कार देने के लिए आए हुए प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है। ये काम भी पांचजन्य ने किया। तो पांचजन्य ऐसी चीजों को, ऐसी शरारतों को बारीकी से देखता है, नई पीढ़ी को तैयार करता है और समाज को बताता है कि सूचना के लिए ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। सर, जैसे अभी हम देखते हैं कि जो गोदी मीडिया है ये काफी ज्यादा प्रचलित हो गया है, मतलब ऐसा, और गोदी मीडिया टर्म भी ऐसी इस्तेमाल की जाती है कि अगर आपकी विचारधारा से कोई सहमत नहीं है तो वो या तो अंधभक्त हो गया या तो वो गोदी मीडिया हो गया। तो ये सारी सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब क्या सब कुछ अभी गोदी मीडिया बन चुका है? नहीं, इसके अलावा आप सरकार की थोड़ी बहुत तारीफ भी कर देंगे तो या तो आप अंधभक्त है या गोदी मीडिया। मतलब एक आम व्यक्ति का यही होता है ना कि अगर सरकार अच्छी काम करे तो हम तारीफ करेंगे, अगर गलत काम करेगी तो निंदा करेंगे। देखिए, ऐसा है कि इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन एक पत्रकारिता की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें राष्ट्र सर्वोपरि के भाव से पत्रकारिता चलती थी। जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे अखबार बंद हो गए। वो इसलिए बंद हो गए कि देश की आजादी उनका लक्ष्य था, तो लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो इसके आगे क्या यात्रा है। मगर पांचजन्य उसी समय पर शुरू होता है कि सरकारें आती हैं मगर सरोकार जिंदा रहते हैं, इसलिए रहना है। विज्ञापन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मगर समाज की बात तो समाज से करनी पड़ेगी, उसके संस्कारों की बात तो करनी पड़ेगी। सबके लिए ये सरल नहीं था, इसलिए कम संसाधनों में भी अपनी यात्रा को जैसे भी पांचजन्य ने जीवित रखा। पहले संपादक अटल जी थे, दीनदयाल जी अटल जी ने ये आरंभ किया, तो वहां से ये यात्रा शुरू होती है। और फिर पत्रकारिता की यात्रा में दूसरा एक पड़ाव जो आता है वो आपातकाल है, जिस समय पर मीडिया सेंसरशिप, इंदिरा गांधी की जिद कि सब एडिटर नहीं सब इंस्पेक्टर बताएगा कि हेडिंग क्या होगी। आजकल के लोग सोचेंगे तो आज जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चैंपियन बन के घूमते हैं उनके मुखौटे उतर जाएंगे कि नहीं,
सब एडिटर नहीं, मेरा सब इंस्पेक्टर बताएगा कि चिट्ठी आपकी चेक करी जाएगी सारी। तो ये सारा काम जब किया तो मीडिया को चोट तो लगी, कुछ ने मुखरता से बोला और उसका प्रताड़ना भी सही। जैसे हमारे संपादक भी जेल में रहे उस समय पर, 5 जने को बाधित करने की प्रतिबंध में कोशिश हुई, कॉपीज उठा ली। बाकी और लोगों को भी, कई लोगों ने अपने एडिट वाले जो पन्ने खाली छोड़ दिए या स्याही लगा के लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। मगर मीडिया में जो स्थायी इससे भाव बदला कि जिसने चोट दी है अब उसको ठीक करना है, उसको इस देश विरोधी लॉबी में कहता हूं, उसने कैसे भुनाया। उन्होंने न्यूज रूम का ये स्थायी भाव है, एंटी स्टैब्लिशमेंट है, वही मीडिया है, ये कहना शुरू किया। मगर मेरा देश 4 चीजों में अच्छी चीज कर रहा है, मैं वो नहीं कहूंगा तो कैसे पूरे परिवार का उत्साह बढ़ेगा। तो एक परिवार के तौर पर एक मुखिया होता है, बाकी सदस्य हैं, सही गलत का वो आकलन करते हैं, सही चीजों के लिए वो सेलिब्रेट भी करते हैं। अब घर में आप सोचो कि कोई एक रोज मातम लेकर ही बैठ जाए और उसकी कोई वजह भी ना हो, वो बोले कि नहीं वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको पसंद नहीं है। परिवार आपका ग्रो कर रहा है, आपके बच्चे अगर अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, सारी चीजों में एक आदमी मुंह बना के बैठा रहता है, वो परिवार का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ ऐसी ही चीज है, कुछ लोगों ने अपने हित के कारण बाहर जाकर मलाई खानी है, यहाँ पर मनुष्यत फैलानी है, तो वो लोग भारत का मोरल डाउन करने के लिए इस तरीके की चीजें करते हैं और उसमें फॉल्ट लाइन्स अलग अलग निकालते हैं, परिवार को लड़ाने की कोशिश करते हैं, घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये घर के अंदर है। पर सर, जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर एक नैरेटिव चलाया गया था संविधान खतरे में है, और बाद में अभी मतलब जैसे हमने एक पॉडकास्ट भी किया था जो थोड़े लेफ्ट लीनिंग है उनके साथ भी, तो जब उनसे पूछा गया कि वो तो प्रोपोगेंडा था, तो उन्होंने भी माना कि हाँ वो प्रोपोगेंडा था, लेकिन उस वक्त तो बहुत अच्छे से चलाया गया था। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट है जिस समय पर प्रोपोगेंडा बर्स्ट होना चाहिए था उस समय पर करने में थोड़ा लैग करती है? देखिए ऐसा है, जब भी चुनाव होता है ना तो सरकारी सिस्टम वो बहुत सारी चीजों में ऑक्यूपाई रहता है, और सरकारें आना जाना, स्विचिंग, प्रशासनिक तंत्र को सक्रियता भी बनानी होती है, मुस्तैदी भी बनानी होती है। फिर चुनाव आयोग भी कहता है कि किसी चीज का सही है गलत, मगर क्या इसका राजनीतिक निहितार्थ निकाला जा सकता है। तो मुझे लगता है अगर सरकारी इंटरवेंशन नहीं हुआ तो ये थोड़ी कमी दिख सकती है, मगर ये आवश्यक भी था, वरना वो सरकारी नहीं दिखता, वो भाजपा का असर दिखाई देता। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है, मगर वास्तविकता तो यही है कि जो संविधान की बात कर रहे थे, वास्तव में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम उन्होंने किया। वो संविधान का इंटरप्रिटेशन नहीं चाहते, संविधान में राम है, सीता है, महावीर है, वो इसका इंटरप्रिटेशन नहीं चाहते। संविधान का एक कल्चरल कनेक्ट है, इस पर वो बात नहीं चाहते। संविधान का जिन्होंने मसौदा तैयार किया वो बाबा साहब, उन पर भी खास तरीके से बात नहीं करना चाहते, वो उनकी समग्रता में बात नहीं करना। बाबा साहब हमें अपनी राजनीति के लिए चाहिए, संविधान पूरा नहीं चाहिए, उसकी एक बुकलेट चाहिए जिसे लहरा सके हम, उतना संविधान चाहिए। और वास्तव में प्रोपेगेंडा चाहिए, समझदारी नहीं चाहिए, क्योंकि समझदारी हजम नहीं होती। फिर वही बात है, एक कुपोषित व्यक्ति को जैसे देसी घी हजम नहीं होता, इस देश का संविधान, उसकी सांस्कृतिक आत्मा, उसका सुविचार जो दुनिया भर के लिए पोषक हो सकता है, वो नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जो फॉल्ट लाइन्स की थ्योरी जो अंग्रेज लेकर आए, उन्हीं थ्योरीज को लेकर आगे बढ़ना उन्होंने अपनी राजनीति का ढर्रा बना रखा है। एक सर, राइट विंग में एक समस्या ये है कि उनको एक इंटेलेक्चुअल फेस नहीं मिल पाया है, सामने नहीं आ पाया। मैं ये नहीं कहता है नहीं, जैसे आप हैं, लेकिन सामने नहीं आ पाया। वो लोग सामने आते हैं जो शायद बोल नहीं पाते हैं, जो शायद एक जो सटीक आंसर होता है दे नहीं पाते हैं। तो ये जो गैप है कैसे फिलअप किया जा सकता है? देखिए ऐसा है, राइट विंग या लेफ्ट विंग जैसी बात नहीं होती। मैं सांस्कृतिक रूप से अगर देखूं तो जिन्हें आप कहते हैं वामपंथी, दूसरी तरफ ये देश है, वामपंथी कहते हैं कि एनार्की चाहिए, कोई मर्यादा नहीं चाहिए। दूसरी तरफ ये देश है तो कहता है जो मर्यादा है तो पुरुषोत्तम है, रामपंथी। वामपंथी है, दूसरे रामपंथी। तो अपने राम में रहते हैं, कई बार इतनी चिंता नहीं लेते किसी चीज में पंच बनना और प्रपंच करना, ये उनके स्वभाव का शायद ऐसा हिस्सा नहीं है। मगर ये बात जरूर है कि जब सामने पढ़ते हैं और तथ्यों के साथ बात करते हैं तो उन लोगों के पास बात करने के लिए बात नहीं होती, क्योंकि आपकी राजनीति का उद्देश्य जो है
वो अपने तक सीमित है, अपने परिवार तक सीमित है, अपने दल तक सीमित है। तो ये एक दलदल बनता है, खास तरह का छलांग मारता है। वो उस राजनीति में से आती है, सामाजिक सरोकार की बात नहीं आती। कहीं पर भी आप अगर देखेंगे तो जहां ऐसी राजनीति रही है, समाज के लिए वो कितनी फलदायी रही, विकास के पैरामीटर्स पर, स्वास्थ्य के पैरामीटर्स पर, उसे बिजली देने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए। जो वामपंथी हैं वो बस्तर में क्या उत्पात और आतंक मचा रखा था, उन बच्चों से क्या दिक्कत थी जिनके स्कूल आपने उड़ाए। यहाँ पर आकर वो शिक्षा और बजट की बात करते हैं, वहां पर बच्चों के स्कूल उड़ाते हैं। इस तरीके के लोग थे जो दो मुहे तरीके से बात करने वाले। यहाँ पर जो दूसरी राजनीति है इसके बरक्स, वो अगर पूरे साथ समाज को साथ लेकर सबके लिए सबको साथ भी लेना है और सबकी हित चिंता भी करनी है। जब ये राजनीति होती है तो उसके पास शायद प्रपंच का इतना समय नहीं होता, मगर उस राजनीति का सामना करने वाला जो साहस है वो बाकी लोगों के पास नहीं है। सर, जैसे आपने वामपंथी की बात किया, बहुत सारे जो यूथ हैं सोशल मीडिया पढ़े हैं, जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन करते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ बुक्स जो उनके लिए नेसेसरी है पढ़ना, सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, मगर मैं पहली बार में आपने अचानक पूछा तो मैं सूर्यकांत बाली जी की भारत गाथा, इसे बहुत अच्छी पुस्तक है। अभी बलबीर पुंज जी की नैरेटिव का मायाजाल एक अच्छी पुस्तक है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के भाषणों में भारत का जो सांस्कृतिक आख्यान प्रदर्शित हुआ है, इस पर राम बहादुर राय जी की एक पुस्तक आई है, संस्कृति का 5वां अध्याय। ये पुस्तकें हैं जो वास्तव में हमें देखनी चाहिए। उसके अलावा मीनाक्षी जैन जी की पुस्तक हैं और भी पुस्तकें हैं इस पर। अगर हम पढ़ने को अपनी आदत में लाएंगे तो झूठ आपके दिमाग में भरने वाले लोग हैं वो आपसे कतराएंगे, आपके सामने पढ़ने से कतराएंगे, मगर जैसे ट्रुथ प्रिवेल की बात है, आपकी बात की काट उनके पास नहीं होगी। तो लड़ना नहीं है, लड़ने से पहले पढ़ना है, ये सूत्र लेना चाहिए। सर, जैसे मेरे तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी मतलब अभी हमें देखने को मिला कि पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उसके बाद काफी कुछ हुआ, उन्हें एकदम ओवर कॉन्फिडेंट थे वो अरविंद केजरीवाल जी कि हम ही जीतेंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो कम्प्लीटली अलग आ गया और बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई। और ज्यादा सबसे बड़ा मुद्दा जो हार का कारण बताया जाता है वो यमुना, प्रदूषण, ये सब बताया जाता है अरविंद केजरीवाल जी की हार के पीछे। तो अभी जितना वक्त यहाँ पर हुआ है बीजेपी की सरकार को लेकर, तो आपकी राय में क्या यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जो दिल्ली में हुए हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन हाथों को काम करना था वो अब काम कर रहे हैं, वो ढोल नहीं बजा रहे। पहले हम 10 साल तक ये देख रहे थे कि काम नहीं करना है मगर देश दुनिया में ढोल बजाना है। जिन स्कूलों की खिड़कियां टूटी हुई थी, और दिल्ली की सर्दी गर्मी आप जानते हैं, उस टूटी हुई खिड़की से जब एक 5 साल के बच्चे या बच्ची को हवा लगती है तो वो उसका चेहरा बता देता है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल क्या है, उसकी असलियत क्या है। और वही शिक्षा मंत्री वो शराब मंत्री भी होता है, और वो फंड प्रचार के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दिल्ली के रहने वाले लोग, उनके बच्चे देख रहे थे, झेल रहे थे, इधर लोग झेल रहे थे, वो भावनाओं से खेल रहे थे। उनको एक तरफ ठेलने का काम दिल्ली ने किया है। और आज जो मुझे अच्छी बात लगती है, अभी दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर बात के लिए दूसरे को दोष नहीं देना, उसकी बजाय राज्यपाल के कार्यालय से भी समन्वय दिखाई दे रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी बेजा दबाव नहीं है। ऐसी खबरें भी आई थी दिल्ली में कि दिल्ली के सबसे बड़े अफसर को मुख्यमंत्री के घर में बुलाकर उसकी पिटाई की गई। देश की राजधानी इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, दिल्ली ने बताया। दिल्ली को सुशासन चाहिए, दिल्ली को प्रशासन चाहिए। दिल्ली एक भिन्न प्रकार से संगठित और प्रशासन की दृष्टि से अलग तरह से संयोजित है। यहाँ पर एनडीएमसी भी है, यहाँ पर डीडीए भी है, यहाँ पे एलएनडीओ भी है, यहाँ पे नगर निगम भी है, दिल्ली सरकार भी है। इन सब के बीच में अगर समन्वय नहीं होगा और लड़ने की गुंजाइश निकालोगे तो काम ना करने के तो 1000 बहाने दिल्ली देती है। दिल्ली में काम करना चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करने वाली सरकार दिल्ली में आई। सर, हमारे पास टाइम लिमिट है, लेकिन इस टाइम लिमिट में हमने कोशिश किया कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए।
और चूंकि आप ओशन ऑफ नॉलेज हैं, हम चाहेंगे फिर से एक ड्रॉप अगली बार ले सकें। निश्चित निश्चित, मुझे अच्छा लगेगा आपके जो दर्शक हैं उनके साथ जोड़ के और सवालों के साथ आप फिर आइए, 5 जने के मंच पर भी आपका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत